सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वाक़ई मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इस सफल महिला के पीछे मेरे परिवार का साथ, मेरा पति का साथ मतलब ख़ासकर पति का साथ जो हमेशा से रहा है। मेरा शादी हुआ मुझे, उस टाइम मुझे खाना-पीना मतलब कुछ भी बनाना नहीं आता था। ओके। मैं बनाती थी लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। कभी खाना गीला हो जाता था, तो अच्छा। कभी सब्ज़ी पका नहीं रहता था या नमक नहीं होता था। मतलब कुछ साल तो ऐसे ही चला। मेरी बहू ये काम को नहीं की है, मतलब हुँ, देहाती भाषा में बोलते हैं बहुरिया एला नहीं करी से, बहुरिया ओला नहीं करी से, हुँ, बहुरिया बन के करती है। तो भाई हुँ। कोई भी सास-ससुर तो थोड़ा-सा सुनाते ही हैं। मजबूत इरादे, अटूट इच्छा शक्ति और जनसेवा ये 3 एक ऐसे गुण हैं जो आम इंसान को बेहद ख़ास बना देते हैं। और आज हम एक ऐसी महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर छत्तीसगढ़ राजनीति में जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं और वो हैं छत्तीसगढ़ की इकलौती महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। नमस्कार, मैं हूँ अंबु शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मंत्री जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अम्बू जी आपके इस एनडीटीवी को। तो मैम जिस तरह से सुबह की जो शुरुआत होती है, वो चाय के साथ होती है। तो हम भी हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो सवाल होगा, वो भी चाय से ही शुरू होगा। तो मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आप चूँकि एक गृहिणी का काम होता है जनरली और वैसे आप अभी तो मंत्री हैं, गृहिणी का काम होता है चाय बनाना सुबह उठते ही। लेकिन मंत्री बनने के बाद आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया? क्या आप चाय बनाती हैं? देखिए अम्बू जी आज जिस दायित्व पे हूँ मैं और इतना बड़ा दायित्व मेरे लिए एक असंभव था, लेकिन पार्टी ने विश्वास जता के, संगठन ने विश्वास जता के आज यहाँ तक पहुँचाया है मुझे। रही बात सुबह उठते के चाय के साथ चाय, अ, जब मैं इतने बड़े दायित्व में नहीं थी, जब मैं घर में एक गृहिणी के रूप में थी, तो दरअसल मेरे परिवार में किसी को चाय पीने की आदत नहीं थी। तो कि हम लोग का परिवेश ऐसा था कि जैसे सुबह सो के उठते हैं, फ्रेश वगैरह होके झाड़ू, बर्तन, घर के कामों में लग जाना। हुँ। तो पहली प्राथमिकता उसी पे थी कि सोने सो के उठने के साथ झाड़ू पकड़ना, फ्रेश होके उसके बाद पूरे कामों को आगे नाश्ते, भोजन, पानी तक आगे ले जाना। रही बात मंत्री के बाद की, तो मंत्री के बाद अब ऐसा हो गया है ज़िम्मेदारी बढ़ने के बाद जैसे सो के उठते हैं तो ध्यान में आता है कि नहीं, दायित्व जो इतना बड़ा है उसको निभाना है। तो कहीं न कहीं वो बुक पे जाते हैं और बुक पे जाने के बाद रीडिंग करना, अध्ययन करना, ये सब विषय अब हो गए हैं, तो प्राथमिकता अब इस पे ज़्यादा होती है। जी, जी, बस वही बात है कि आप पहली बार मंत्री बनी हैं, पहली बार आप विधायक बनी हैं, तो फिर क्योंकि दोनों मतलब ये बहुत ज़िम्मेदार पद है, आपको आम लोगों को भी टाइम देना पड़ता है, तो ऐसे समय में आप अपने परिवार को कैसे टाइम देती हैं? कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को आप? हाँ, एकदम सही कह रहे हैं मुझे थोड़ी-सी दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन अगर हम रायपुर में हैं तो क्योंकि बच्चे अभी छुट्टी हैं तो क्षेत्र में हैं, लेकिन जब जाते हैं तो बच्चों को भी कुछ समय देना, क्षेत्रवासियों को भी समय देना, कुछ अपने लिए समय निकालना। तो ये समय-समय का विषय है और मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अब परिवार से निकल के आज यहाँ तक पहुँची हूँ, परिवार का साथ मिला है, तो परिवार को भी समय देने का प्रयास करती हूँ कि उनके साथ भी कुछ समय बिताऊँ। बीए सेकंड ईयर की आपने पढ़ाई करी थी, लेकिन अचानक आपको बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, तो इसकी आखिर वजह क्या थी? अ, देखिए जल्दी थोड़ी शादी हो गई थी मतलब उम्र होने के बाद और हुँ, शादी होने के बाद ऐसा रहता है कि परिवार के साथ फिर समय ऐसा आता है कि बच्चे तो ऐसा कुछ सिचुएशन बना कि छोटे-छोटे बच्चे भी हो गए और एग्ज़ाम फॉर्म तो डाली थी लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ओके। तो यही विषय बने और कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा पीछे छूट गया लेकिन प्रयास है कि आने वाले जो छूटे हुए जो क्लास हैं कॉलेज के उसको हुँ। मैं फाइनल करूँ प्राइवेट। अच्छा, तो उसके बाद आपने पढ़ाई जारी रखी शादी के बाद? हाँ, जारी रही, प्राइवेट एग्ज़ाम देती रही। अच्छा, प्राइवेट एग्ज़ाम आप देती रहीं। उसके बावजूद भी छूटे हुए हैं तो उसको आगे समय या चिंता कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट करना है।
आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी, आप अपने पढ़ाई के लिए बहुत आपने आप समर्पित थी, आपने अपना शादी के बाद भी आपने पूरी पढ़ाई करी। अब बच्चों की जब बारी आती है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे वक़्त देती हैं? कैसे निकालती हैं अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम? हाँ, अभी थोड़ी-सी दिक्कतें तो हैं क्योंकि अब सभी कुछ एक साथ नहीं हो पाता क्योंकि अब हाँ समय जी, मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने करेक्ट। लिए कितने टाइम समय निकालें, बच्चों के लिए कितने समय निकालें और क्षेत्रवासियों के लिए जो दायित्व मिला है उसके लिए हम कैसे समय निकालें। थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी घर में लोग हैं और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पढ़ा भी लेते हैं, तो समय का मैनेजमेंट देख के करते हैं। ओके। जैसे ये बात हमेशा आती है और पुरानी कहावत भी है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन आपके साथ ये सुनने को ये मिलता है कि इस सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है, यानी कि आपके पति का हाथ है। तो वो कैसे वो क्या क्या वजह है और कैसे आपको राजनीति में उन्होंने लाया? आपका आपको उनका सहयोग कैसे मिलता है? क्या कुछ है इस बारे में आप बताएँगे? और सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आप दोनों की पहली मुलाकात कैसी हुई? हाँ, वैसे अब मुझे हमारी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है। आए हुए थे देखने के लिए, पसंद किए तो शादी हो गया और अरेंज मैरिज मतलब होने के बाद जो पति का साथ मिला, जो परिवार का साथ मिला, वैसे मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में या इतने आगे तक किसी भी क्षेत्र में जाऊँगी, कभी नहीं। एक मेरे मन में भी यही धारणा था कि महिलाएँ हैं, शादी होगा तो ससुराल जाएँगे, काम करेंगे मतलब वहीं तक सिमट के रह जाएँगे। लेकिन आज इतना बड़ा चीज़ हासिल करने के पीछे एक पति का और परिवार का साथ है। हुँ, क्योंकि पति की अगर इच्छा नहीं होती, अगर कहते हैं ना एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वाक़ई मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इस सफल महिला के पीछे मेरे परिवार का साथ, मेरा पति का साथ मतलब ख़ासकर पति का साथ जो हमेशा से रहा है, मुझे अन्य दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मौका दिए हैं और मैं समझती हूँ कि जब तक एक पति अपनी पत्नी का साथ अगर कुछ सोच के साथ अगर कोई महिला आगे बढ़ती है, तो अगर हुँ, पति का या परिवार का साथ ना मिले, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसे विषय बहुत सारे सुनने को भी मिलता है हुँ, कि महिलाओं को फ्रीडम नहीं छोड़ा जाता है। हुँ, महिलाएँ क्या करेंगे या बहुत सारे महिलाएँ ऐसी भी हैं जो नौकरी तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं परिवार का एक दबाव रहता है। तो मानती हूँ कि मेरे पति ने जो मुझे सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने जो सपोर्ट किया, क्योंकि बाल-बच्चे होने के बाद, छोटे-छोटे बच्चे होने के बाद, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो परिवार के साथ इसलिए कि छोटे-छोटे बच्चों को सँभालता कौन? अगर एक उदाहरण देना चाहूँगी अम्मू जी, हुँ, जी, कि हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हुँ, तो बहुत जल्दी जैसे शादी से पहले तो एक बेटा परिवार में ठीक-ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही शादी होते हैं, तो वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ये विषय आपके तक भी आता होगा, बहुत सारे विषय मतलब आते हैं ऐसे और देखते भी हैं यहाँ पर। हुँ, हुँ, तो संयुक्त परिवार होने से फ़ायदे क्या हैं? हुँ, और अलग परिवार होने के फ़ायदे क्या हैं? ये आपको दोनों में तुलना करेंगे तो देखने को मिलेगा। वैसे ही मुझे भी, हम संयुक्त परिवार थे। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्षेत्र में दौरा की हूँ, तो हुँ, परिवार हमारे बच्चे को सँभालने हैं। हुँ, हुँ, मेरी जेठानी घर के काम की ज़िम्मेदारी को उठाई है, मेरी सास घर की ज़िम्मेदारी को उठाई है, तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थोड़ी-मोड़ी करेक्ट। होती है कि एक बहू होने के नाते कि अरे! बहू कहाँ जा रही है, घर का काम कैसे होगा, क्या होगा? तो ये हुँ, विषय आते हैं, लेकिन अगर उसको माइंड करें, तो हम जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। लेकिन हुँ, परिवार का साथ बहुत अच्छा रहा, तब मैं आज यहाँ तक आके यहाँ तक आई हूँ। अगर परिवार अलग रहता, अगर शायद मेरी ये धारणा रहती कि नहीं परिवार से अलग रहना है, तो हुँ, मैं उसी परिवार में सिमट के रह जाती, बाल-बच्चों को देखना, पढ़ाई के लिए, घर की ज़िम्मेदारी अलग से जो 4 लोगों का रहता। तो हुँ। इसमें मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती, जो संयुक्त परिवार में जो सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपने संयुक्त परिवार का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया है, अपना जो निजी अनुभव है उसको बताया क्योंकि हाँ, आजकल हम अब खुद देख रहे हैं कि लोग जो है बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, जॉइंट फैमिली वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, लेकिन आपका उदाहरण एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। हाँ, वो जी एक बात कहना चाह रही थी,
कहते हैं कि अ, हाँ, संगठन में एकता है, हाँ जी। तो वही एकता संयुक्त परिवार में भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही चीज़ें हैं जो आगे बढ़ाती हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। ठीक है, तो ये बात रही कि फैमिली की, लेकिन अब मैं आपकी बात करूँ तो चाहे वो कामकाजी महिला हो या फिर वो गृहिणी हो, महिलाओं में ख़ास तौर पर ये है कि कुकिंग की बड़ी शौकीन होती हैं, खाना बनाने की बड़ी शौकीन होती है। कुछ महिलाएँ होती हैं और कुछ नहीं भी होती है, लगता है कि बना-बनाया सब कुछ मिल जाए, ये रहता है। लेकिन आपके साथ क्या है कि आपको खाना बनाने का शौक है? और अगर है और तो फिर आप उन चीज़ों को कैसे करती हैं? कैसे मैनेज करती हैं कि कभी-कभी आप खाना-वाना बना लेती हैं? इस इतने बिज़ी शेड्यूल में आप मंत्री हैं, चूँकि पूरा प्रदेश आपको देखना पड़ता है, तो कर लेती हैं आप ये? जी बिल्कुल अम्मू जी, समय निकालती हूँ। क्या है, जब मैं हुँ। अ, मेरा शादी हुआ मुझे, उस टाइम मुझे खाना-पीना मतलब कुछ भी बनाना नहीं आता था। ओके। मतलब बनाती थी लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। कभी खाना गीला हो जाता था, तो अच्छा। कभी सब्ज़ी पका नहीं रहता था या नमक नहीं होता था। मतलब कुछ साल तो ऐसे ही चला। हुँ। कुछ साल ऐसे ही चला। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके खाने-पीने में स्वाद बढ़ा। तब उसके बाद से फिर मतलब शादी के बाद लगातार किचन का काम सँभालते-सँभालते एक्सपीरियंस भी होता है कि कौन-सी चीज़ को कैसे बनाया जाता है, तो उसमें स्वाद आता है। हुँ, हुँ, तो रही हुँ। बात ऐसे ही घर के लोग भी पसंद करने लगे कि नहीं अब अच्छा बनाती हैं। अच्छा। शुरू से ही बनाने का काम की शादी के बाद आने के बाद। रही बात अब ज़िम्मेदारी, मतलब हुँ। एक आदत-सा और कहते हैं ना कभी-कभी ऐसा भी आदत रहता है पति को लत-सा लग जाता है कि जब तक मिसेज़ बना के नहीं देगी तब तक मतलब करेक्ट। वो स्वाद एक अलग-सा स्वाद किसी-किसी सब्ज़ी में रहता है कि ये बना हाँ, के हाँ। देते तो अच्छे से भोजन कर लेता। बिल्कुल, वो बिल्कुल, मैं स्वाद भी यही पूछने वाली थी कि आप बिल्कुल। वो सब जी। बहुत दिन से खाया नहीं हूँ, वो चीज़ हाँ, मिल हाँ। जाती है। हाँ, आज भी हाँ। मन करता है मैं बनाती हूँ ओके। और हाँ, पति के साथ अगर रहती हूँ, क्या है अब तो हुँ। थोड़ा-सा व्यस्तता ऐसा है कि कभी वो वहाँ तो मैं यहाँ, कभी मैं यहाँ तो वो वहाँ, ऐसा विषय आता है। लेकिन जब साथ में रहते हैं, जो इच्छा करता है हमको या हुँ। मेरे को इच्छा करता है कि ये खाना है तो मैं खुद बना के खाती हूँ, हुँ, अकेला। हुँ। वाक़ई एक बहुत बड़ा चेहरा हैं आप और ऐसे आपके जैसे कई वो हैं, जिनको कितना मैनेज करना पड़ता है फैमिली और इन सब इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, दोनों ज़िम्मेदारियाँ एक साथ निभाना वाक़ई कितना कठिन है वो आपसे जानने को बड़ी आसानी से मिल पा रहा है। मैं ये कह रही थी आपसे ये पूछ रही हूँ कि साय कैबिनेट में आपकी जो छवि है वो तेज़-तर्रार मंत्री के रूप में जानी जाती है। तो आपको आखिर ये प्रेरणा मिली कहाँ से? पता नहीं अम्मू जी आपका बड़प्पन है या क्या है मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे आप तेज़-तर्रार बोलेंगे तो बाकी लोग क्या हैं? नहीं वैसे तेज़-तर्रार तो नहीं, लेकिन प्रयास कर रही हूँ कि थोड़ा-सा किसी-किसी चीज़ों में वैसा बनना है, हाँ। ताकि काम अच्छे से कर सकें हम। और वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं वो ही बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। तो चीज़ों को अपन शांत स्वभाव से ही निपटाने का प्रयास कर रहे हैं उनके मुताबिक। करेक्ट और आप जो है वो राज्य भर का दौरा करती हैं। बहुत ही छोटा-सा कार्यकाल है अभी तो बहुत लंबा टाइम आपको चलना है, बहुत लंबी चीज़ें आपको देखनी है। तो इन छोटे से कार्यकाल में जब आप प्रदेश भर का जब दौरा करें तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपके दिल को छू गई? देखिए मुझे जो दायित्व मिला है हमें हुँ। और दायित्व मिलने के बाद ऐसा लगता है कि विभाग को जाने, समझें क्या चीज़ है। निश्चित तौर पे हम किसी क्षेत्र में जाते हैं या अपने विभाग को जानने के लिए अलग-अलग सेंटरों पे जाते हैं, अपने विभाग के चीज़ों को देखने के लिए। हुँ। सबसे तकलीफ़ मुझे सबसे बड़ा तकलीफ़ कहना चाहिए इस चीज़ का लगता है कि जब मैं वृद्धाश्रम में जाती हूँ, हमारे हुँ। समाज में तो बात मिलता है। वृद्धाश्रम में जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। कहीं न कहीं बहुत पीड़ा होता है मन को। मतलब दिल दुखने वाला काम होता है हुँ। कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने माता-पिता को बेघर कर देते हैं। वही माता-पिता उस बच्चे को पाल-पोस के लायक बनाते हैं और यही दिन देखना पड़ता है हमको कि मतलब अपने से अलग करना, कहीं न कहीं तकलीफ़ दे तो है इस चीज़ को, लेकिन लोगों को कैसे समझाएँ कि हुँ। माता-पिता ही हमारे लिए ईश्वर हैं। हम
हम भगवान के ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ईश्वर तो हमारे माता-पिता हैं, जिन्हें हम एकदम अलग कर दिए हैं। हम वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं। मतलब एक बेटी हो चाहे एक बेटा हो, ये सोच अ, दिल से ना कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या बताएँ, कि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। दूसरा विषय कि हमारे विभाग में ऐसा है कि छोटे-छोटे बच्चों को जो माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, उनको अपने साथ रखने के बजाय उनको किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आती है। मतलब 1 दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे, महीने भर के बच्चे जो छोड़ के आते हैं, तो उससे मन तकलीफ होता है। तो मतलब विभाग ऐसा कि मतलब इनसे एक अलग से अटैचमेंट जो होता है, लगाव जो होता है, वो अलग से ही है। मतलब कहीं न कहीं मन इस चीज़ के लिए खुशी भी होता है कि मैं ऐसे लोगों का नेतृत्व कर रही हूँ और तकलीफ भी होता है कि ऐसी माँ या ऐसे बेटे जो अपने बच्चों को कहीं छोड़ के आ जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की भी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए चूँकि आप सरकार में हैं, तो क्या क्या कुछ करना चाहती हैं? क्या क्या करेंगी जिससे इस तरह की चीज़ें जो समाज में हो रही हैं, वो ऐसा ना हो? क्या कुछ जन जागरूकता अभियान हो या फिर क्या क्या सोचा है आपने? कुछ ऐसा प्लान किया है जब आपके इस तरह की चीज़ें आपके सामने देखो जब आ दूसरों रही की मानसिकता को अपन चेंज नहीं कर सकते अंकु जी। हुँ, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो विभाग हमारा कर रहा है, जो छोटे-छोटे बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहा है, अपने हुँ, यहाँ देख-रेख कर रहे हैं। देखिए इसमें तो मैं मानती हूँ कि एक खुद का विवेक होना चाहिए कि हमें अपने माता-पिता को किस तरह से अपने साथ रखना चाहिए। मतलब ये तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच समझ से परे है, जो अपने बच्चों को जो अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि सबसे बड़े भगवान तो वही लोग हैं, जो वृद्ध हो जाते हैं। कहते हैं ना एक जैसे सुबह होता है, सुबह से फिर शाम, रात ऐसे ढलता है हुँ, हमारा अ, क्या कहेंगे उसको? एक अलग से जैसे हम अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से एक उम्र आता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर वो जो बच्चे जब बड़ा होते हैं, फिर बुजुर्ग अवस्था में आते हैं, तो फिर से वो बच्चे हो जाते हैं। तो मतलब हुँ, ये तो है कि आज हम अ, यंग हैं, हुँ, आज हम यंग हैं, लेकिन इस बात को वो सोचते नहीं हैं कि कल के दिन हम भी वृद्ध होंगे, हुँ, हमारा भी तो उम्र आएगा, जब हमारे साथ हमारे बच्चे ऐसे करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? हुँ, तो ये सोच-सोच के फेर है, जो हुँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। इस चीज़ को मैं कभी-कभी अपने मन में लेती हूँ कि जैसे मैं जब मेरी शादी हुई तो मायके हुँ, में थे, सोशल वर्कर थे, तो टेंशन ही नहीं था। काम हुँ, करते थे, नहीं करते थे, ज़्यादा डाँट-वाँट तो सुने नहीं थे। हुँ, ससुराल आने के बाद बहू होने के नाते तो काम-काज में या कहीं पे थोड़ा-सा काम नहीं हुआ या बात को नहीं सुने, तो थोड़ा-सा हुँ, हो जाता है बातचीत में हुँ, कि नहीं, मेरी बहू ये काम को नहीं की है। हुँ, मतलब देहाती भाषा में बोलते कि बहुरिया एला नहीं करी से, बहुरिया ओला नहीं करी से, हुँ, बहुरिया मन के करथे। तो भाई हुँ, कोई भी सास-ससुर तो थोड़ा-सा सुनाते ही हैं, हक हुँ, जताते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। हुँ, अगर बिटिया को बहू बना के लाए हैं, तो एक तरह से बिटिया ही है, तो उनका हुँ, दायित्व बनता है सिखाना। तो बिल्कुल, हाँ। आजकल की जो बहुएँ या मैं नहीं, स्वीकार इसलिए करती हूँ कि जो हुँ, आजकल की बहुएँ हैं, वो हुँ, थोड़ा भी अपनी सासू से बात सुनना पसंद नहीं करती हैं, कि मेरी हुँ, सास इस विषय के लिए मुझे डाँटी या इस चीज़ को सिखाई। लेकिन ये सीख क्योंकि हुँ, उनको अनुभव रहता है, हुँ, वो अपने जीवन जी चुके रहते हैं कि हुँ, क्या-क्या क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। तो हुँ, हमें वो सीख देने का प्रयास करते हैं, जिसे हम बुरा मानते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, मुझे अब समझ में आता है कि वो सीख हमारे आगे जीवन के लिए वो तय करते हैं। हुँ। हम भी तो एक सीरियल था, कभी सास भी कभी सास भी क्योंकि कभी सास भी बहू कभी बहू थे। हाँ, हुँ, ये तो वो तो
एक तरह से गोल-गोल घूमता ही है, एक तरह से चक्र है। कि आज हम बहू बिल्कुल, हैं, कल के दिन सास रहेंगे। साथ रहेंगे। हो सकता है बहू को कुछ काम पसंद नहीं आए, तो हुँ, बहू को तो डाँटेंगे ही। अगर हुँ, वही बहू को बोलेगी कि नहीं मुझे डाँटते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं रहता है कि क्यों डाँट रहे हैं, हुँ, हमारे हुँ, अच्छे के लिए डाँट रहे हैं। हुँ। तो ऐसा कुछ विषय है, जाके बहुत लंबा ले रही हूँ मैं। नहीं, नहीं, कोई नहीं। हुँ। ठीक है, आपने भी एक अच्छा संदेश दिया है कि इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो सास और बहू वाला सीन ना हो मतलब वो तो भी प्रेम से रहें और सास की बातों को बहू समझे और बहू की बातों को सास समझे। और जो परिवार है वो एक एक अच्छी तरह से चले ना कि इस तरह की किसी तरह की समस्याएँ उनको झेलनी पड़े। सारी बातों का ये है। और मैम एक चीज़ है कि और अब मैं फिर से आती हूँ आपकी पॉलिटिक्स उस पे राजनीतिक जीवन पे फिर से मैं आती हूँ। कि विधानसभा में जब आप जाती हैं, वहाँ पर विधानसभा में तो बहुत फायर पॉलिटिक्स होती है, उसमें अनुभवी नेता है और विपक्ष के जो नेता हैं, सवाल तो दागते हैं पक्ष में अगर कोई सरकार पे तो सवाल पूछते हैं, सवाल खड़े करते हैं, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इसका चूँकि आपको अनुभव थोड़ा कम है और पहली बार आप हैं पहली बार की आप विधायक और मंत्री हैं। तो इस फायर पॉलिटिक्स का जवाब देने का कॉन्फिडेंस आखिर आपके पास कहाँ से आता है? आह, देखिए रही बात वाक़ई में आप जो कह रहे हैं अनुभव थोड़ा-सा कम हुँ, और फर्स्ट बार के विधायक के साथ मंत्री का दायित्व और निश्चित हुँ, तौर पे जिसकी सरकार रहती है, जो मंत्री रहते हैं, विपक्ष के जो विधायक रहते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं या पक्ष के भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा हावी विपक्ष के लोग होते हैं हुँ, हुँ, कि सरकार में ये अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उनका जवाब देना रहता है। कहीं न कहीं मेरे लिए तो सब कुछ नया ही है और हुँ, जैसे कभी-कभी तो हिचकिचा के थोड़ा-सा नर्वस हो जाती हूँ। लेकिन जैसे हमारे स्पीकर साहब या हमारे और मंत्रीगण या विधायकगण जो पहले से काफ़ी अपने विधानसभा में या सीखने को मिलता है, वैसे ज़्यादा नाराज़गी तो व्यक्त नहीं करते लेकिन बोलते हैं कि नहीं थोड़ा-सा अध्ययन करो तो आ हुँ, जाएगा। तो हुँ, अभी धीरे-धीरे सीख रहे हैं। फर्स्ट बार में अच्छा नहीं हम प्रेज़ेंटेशन नहीं कर पाए, सेकंड बार में करेंगे, सेकंड में नहीं कर पाए, थर्ड में करेंगे। तो हुँ। ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे अपने अनुभव को बढ़ा के जवाब देने के लिए सीख रहे हैं। हाँ, चलिए बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस तो अब धीरे-धीरे और बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता नहीं है आपको देख के कि आप अनुभवी नहीं हैं। नहीं, अ, अभी विधानसभा के लिए नहीं, मुझे थोड़ा-सा लगता है। नहीं, नहीं फिर भी आपका कॉन्फिडेंस उसमें देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हम देखते हैं कई चीज़ों में और आपकी जो तुरंत जो एक्शन लेने का जो तरीका है, ये आखिर कहाँ से आया है कि आप जैसे भी विभागों से किसी तरह की शिकायतें मिलती है या फिर कुछ होता है, तो आप तुरंत एक्शन मोड पे आ जाती हैं? देखिए विभाग ऐसा होता है कि आरोप सभी लोग लगाते हैं, किस विभाग में अच्छा नहीं चल रहा है। हुँ, कहीं न कहीं कभी-कभी अधिकारियों की भी गलती रहती है। हुँ, तो अब जब तक अपने विभाग को ठीक नहीं करेंगे, जब तक 2-4 लोगों की कार्रवाई नहीं करेंगे, हुँ, तो विभाग सुधरेगा भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी डटे हुए हैं, जो पुराने विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। तो हुँ, कभी-कभी तत्काल एक्शन भी लेना पड़ता है। हुँ, तो हुँ, उसी तरह के बड़ों को मार्गदर्शन लेके अपना काम कर रहे हैं। हुँ। आपका राजनीतिक करियर बहुत राजनीतिक जो सफ़र है वो अभी तक में ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपने जब राजनीति की जो शुरुआत की थी और बीजेपी जब आई थी बीजेपी जैसे आपने जॉइन किया होगा तो ऐसे कौन-सी महिला नेता है बीजेपी की जिनसे आप बहुत प्रभावित हुई हैं? आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी प्रेरणा है या आप उनको फ़ॉलो करती हैं, फ़ॉलो करना चाहती हैं, फ़ॉलो करती हैं? देखिए अब वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। जब बड़े अभिनेता या अभिनेत्री जैसा भी कह लें, हुँ, जब उनका कॉन्फिडेंस दिखता है या नेतृत्व क्षमता दिखता है, हुँ, तो वो ऑलरेडी एक बड़े लीडर के रूप में या प्रेरणा के रूप में उभर के आती हैं। हुँ, तो हमारे देश में या कह लीजिए केंद्र में ऐसे बहुत सारी नेत्रियाँ हैं, हुँ, थी भी हैं भी, हुँ, जिनका मार्गदर्शन कह लीजिए या प्रेरणा स्वरूप कह लीजिए, जैसे हुँ। सुषमा स्वराज जी हो गईं, अच्छा, ओके। स्मृति ईरानी जी हो गईं हुँ, और अब तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है, वो हुँ, लगातार खुद महिला
सशक्तिकरण के जो काम हो रहे हैं या महिलाएँ खुद अपने आप को उभार के आगे ला रही हैं, तो मानती हूँ कि आज के डेट में महिला खुद अपने आप में एक प्रेरणा स्वरूप है। हुँ। आप एक मंत्री हैं, ठीक है? और आपको अपने काम के लिए भी पूरा वक़्त चाहिए और आप एक माँ भी हैं और माँ का काम भी पूरा ही होता है, दायित्व पूरा होता है माँ का भी, तो वो कैसे मैनेज करती हैं आप फिर? बच्चों के लिए ख़ासकर क्योंकि कई सारी माएँ ऐसी होती है मतलब कई सारी महिलाएँ ऐसी होती है, जो इसी ज़िम्मेदारी की वज़ह से आगे नहीं बढ़ती या खुद को पीछे रख देती हैं, कि मुझे ये दायित्व भी निभाना है और आपके पास तो इतना बड़ा दायित्व है, तो दोनों मैनेज कैसे होते हैं आपसे? हाँ, देखिए ये बात तो सत्य कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो परिवार में सिमट के रह जाते हैं, आगे अपने भविष्य के लिए या आत्मनिर्भर के लिए नहीं सोच पाते हैं। हुँ। मन सत्य बहुत सारे विषय हमारे तक भी आते हैं, कि घर परिवार में सिमट के रह जाते हैं। तो जो विभाग है हमारा ऐसा चीज़ है अब बच्चे भी थोड़ा-सा अपने आप को वो कर लिए हैं कि अब मेरी माँ थोड़ी-सी व्यस्त हो गई, तो ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास करता है कि विभाग को भी अच्छे से सँभालें और बच्चों को भी जैसे दूर है तो फ़ोन के माध्यम से बातचीत करना या का क्या माँग है, या क्या चाहते हैं या क्या करना चाह रहे हैं, तो उसको सुन के करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे बात मैं पहले कही कि संयुक्त परिवार है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसका बेनिफिट हमको मिलता है। मैम एक चीज़ ये पूछना था कि जो हम अभी तक बात नहीं की उस बारे में कि आपका बचपना कैसा रहा था? कि बचपन में आपने किस तरह के संघर्ष देखे? क्या आपने सोचा था आप कभी पॉलिटिक्स में आएँगी या फिर एक तरह से ये अचानक हो गया कि आपको राजनीति में आना पड़ा? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये शायद मैं विचार करती हूँ अम्बुजी कि हुँ, अगर शायद मुझे कोई और परिवार लेके गया रहता शादी करके मैं कहीं और गई होती, हुँ, तो शायद हुँ, चुकिया तक ही सीमित रह गई होती। हुँ, मैं इस हुँ, चीज़ को अनुभव करती हूँ, हुँ, क्योंकि परिवार का सोच ही उसे आगे बढ़ाता है, कि किस विचारधारा के हैं और किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हुँ, तो परिवार का सोच क्योंकि जो बचपन मेरा जहाँ गुज़रा, तो हुँ, मैं खुद अपने आप में खुद ये नहीं था कि नहीं मैं आज यहाँ तक पहुँचूँगी या कुछ हुँ, बनूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसा कुछ कभी हुँ, विचार ही नहीं थे। हुँ, लेकिन हुँ, ससुराल के सोच, परिवार का हुँ, सोच अच्छे हैं। हुँ। मंत्री जी बस एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला मंत्री हैं। तो और जो महिलाएँ जो है वो राजनीति में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, हर किसी की अलग-अलग सोच रहती है कि किसे किस क्षेत्र में जाना है। रही बात राजनीति की, यदि आज महिलाएँ देख के प्रेरणा लेके मैं नहीं कहती कि हमसे ही प्रेरणा लेके, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी आज के डेट में महिलाएँ जुड़ रही हैं। और इसलिए भी कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखें, पूरे भारत देश में देखें, हुँ, तो जो महिलाओं का नेतृत्व क्षमता है या महिलाएँ प्रतिनिधित्व जो कर रही हैं, हमारा हुँ, छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना है, जिसमें महिलाएँ सबसे ज़्यादा चुन के आई हुई हैं। तो कहीं न कहीं जो चुनाव के माध्यम से जो महिला आती है, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई है। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए राजनीति कोई गंदा चीज़ नहीं है। हम एक विचार लोगों के मन में रहता है कि राजनीति गंदा चीज़ है, लेकिन अगर उसको हम अच्छे नज़रिए से देखें तो बहुत अच्छा है। चलिए मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ये थी छत्तीसगढ़ की इकलौती महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। उनसे उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में हमने जानने की कोशिश की है और इसी तरह से कुछ ख़ास शख्सियत के अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।